नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ मौजूद हूं। आप सबों का भरपूर सहयोग, सम्मान और प्यार सब मुझे मिला है और चैनल शुरू करने के मात्र 1 महीने 14 दिन में आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या 1K को पार कर चुका है। यानी आज मेरे YouTube कम्युनिटी के मेंबर्स की संख्या मोर देन 1000 हो गई है। ये सारा चीज़ आपके स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और आपकी सफलता से स्नेह से मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सबों के प्रति मेरा आभार। अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं उन लोगों का डिमांड भी आ रहा है कि सर फलाने टॉपिक पर कमेंट्स में आते हैं कि आप नरेशन पर बनाइए, आप वॉइस पर बनाइए, आप कॉमन एरर्स पर बनाइए। इन तमाम चीज़ों पर वीडियो बनेगी, लेकिन ये कोई सामान्य चैनल नहीं है कि जैसे जैसे ऐसे कुछ भी बना के डाल देना है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी कंपटीशन कैसे क्रैक करेंगे, उसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए, या आप वास्तव में अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी सीखने का एक रोड मैप होता है। ये अकॉर्डिंग टू उस रोड मैप के हिसाब से बन रहा है, जिसमें 2 चीज़ों का कोलैबोरेशन है, एक ट्रांसलेशन और एक ग्रामर। अभी वोकैब पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, समय का अभाव है। वोकैब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पर बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू करूँगा। साथ ही साथ ये जो चीज़ है इसका एक रोड मैप है। इसके बाद में भी मैं जो वीडियो लाऊंगा वो दरअसल इस रोड मैप पर ही होगा कि अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करें तो कैसे करें, किसके बाद क्या जाने कि अंग्रेजी सरल और आसान होती चली जाए और बस वो आपके मन में जो अंग्रेजी का एक फोबिया होता है वो फोबिया निकल जाए जब उसके रूट चार्ट को आप समझेंगे। तो एक रूट चार्ट मेरा बना हुआ है, पर मैं अब अगला वीडियो में भी उस रूट चार्ट पर ही बना करके डालने वाला हूं, जो मोटिवेशनल भी होगा और आपको समझने में भी मदद करेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने लेटर की शुरुआत की, फिर लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड, फिर सेंटेंस के फॉर्म, उसके बाद चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका बेसिक चैप्टर होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अभी सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने नाउन को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया। अब नाउन में ही अगर हम देखें तो पहला जो वीडियो था वो नाउन एंड इट्स काइंड हुआ। दूसरा वीडियो जो बना वो नाउन से बिल्कुल रिलेटेड है, नंबर, फिर जेंडर, फिर केस। अब नाउन के बाद का जो आप अभी देख रहे हैं मेरे पीछे, लेसन नंबर 9, प्रोनाउन, सर्वनाम। अब हम इस पर आए हैं। ये एक रोड मैप के तहत मैं चल रहा हूं जो आपके कंपटीशन को क्रैक करने में मदद करेगा। वैसे अब बिना विलंब किए हुए हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फैलाइए। एक इतनी बेहतरीन चीज़ और जानकारी जिसको आप कह सकते हैं गागर में सागर परोस करके मैं देने का काम कर रहा हूं, और इसके पीछे जो मुझे उत्साह, ऊर्जा और ताकत मिलती है वो आपके कमेंट्स होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे वो ताकत देती है काम करने की, और वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार और इनाम भी है। खैर, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रोनाउन, वैसे तो इसकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन ये ग्रामर का इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। बहुत सारे लोगों का आया है कि सर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा छोटा करें। मैंने ध्यान दिया कि कई बार कंटेंट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जब फ्लो माइंड में आने लगता है तो समय का ध्यान नहीं रहता है। आज मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा, मेरा पूरा प्रयास होगा। प्रोनाउन भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें मैक्सिमम चीज़ मैं नाउन में डील कर चुका हूं और अब जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन मैं वीडियो छोटा ही बनाऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि मैक्सिमम लेंथ 15 मिनट का हो, बहुत हो तो 20, उससे भी अगर ज़्यादा की गुंजाइश तो 30 मिनट से ज़्यादा किसी कीमत पर ना बने, मेरा ये प्रयास होगा।
हाँ 2 पार्ट करना हो, 3 पार्ट करना हो, मैं उसकी सीरीज बना दूंगा। आपको इससे संबंध में बहुत मदद मिलने वाली है और ज़बरदस्त काम का चीज़ ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मैं ये आज इनिशियल स्टेज है, आज मैं सिर्फ प्रोनाउन से आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ और इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का होगा और इसमें एक तो इसका ऐसा काइंड है जिसके लिए मुझे बिल्कुल पर्टिकुलर एक काइंड पर मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका यूज क्लॉज में है, उसका यूज आपको आगे जा कर के कनेक्टिव्स के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूं। पार्टिकुलर एक रिलेटिव प्रोनाउन पर बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, उससे जान पहचान करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे डिटेल से और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये वीडियो बहुत मज़ेदार, और जो सीरीज जैसे आगे बढ़ रही है ये रोड मैप बिल्कुल शीशे की तरीके से सब चीज़ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आज हम प्रोनाउन से परिचय करते हैं। लेसन 9 प्रोनाउन, सर्वनाम। देखिए ये बना है प्रो एंड नाउन, एक साथ कर दिया, बन गया प्रोनाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो? नाउन का मतलब तो आप जानते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? तो प्रो का मतलब होता है टू एग्री और सपोर्ट समवन, किसी के साथ एग्री यानी रजामंद होना या फिर किसी के फेवर में होना, किसी को सपोर्ट करना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रो मतलब सपोर्ट या एग्री विथ हुम। नाउन किसको सपोर्ट करना? नाउन को सपोर्ट करना। किसके फेवर में होना? नाउन के फेवर में होना। अब ये मैंने शाब्दिक अर्थ बताया। प्रो नाउन, प्रो का मतलब होता है टू एग्री और सपोर्ट समवन। आप किसी के साथ रजामंद होते हैं या किसी को आप फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रो। एंड प्रो प्लस नाउन मीन्स सपोर्ट टू नाउन और टू फेवर द नाउन। सिंपल सी बात है। हम अब आगे इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। ये तो शब्द का मैंने तोड़ करके अर्थ आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए तो मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ा है। प्रो का केवल प्रो का मतलब बताया। प्रो का मतलब होता है टू सपोर्ट और टू एग्री विथ समवन या टू बी वेरी गुड एट समथिंग, ये भी इसका मतलब होता है। प्रो का मतलब टू बी वेरी स्किलफुल और वेरी गुड एट समथिंग। अब प्रोनाउन का मतलब समझ में आ गया। वैसा शब्द जो नाउन की तरीके से फंक्शन करने में वेल स्किल्ड हो, यानी उसकी जगह पर आए और उसके काम को पूरी दक्षता से करे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोनाउन को, यानी प्रो टू बी वेरी गुड एट समथिंग और सम स्किल। तो जो वर्ड नाउन की जगह पर आकर के और नाउन की पूरे फंक्शन को उसी दक्षता के साथ करने में दक्ष हो, दैट इज प्रोनाउन। आप ये भी समझ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा। ये परिभाषा कहता है प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए। तो जाहिर है कि नाउन के बदले में जो आएगा उसको काम वही करना पड़ेगा जो नाउन का काम होता है, यानी जो नाउन का काम करने में नाउन के जैसा दक्ष हो। तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि प्रोनाउन इज इक्विवेलेंट टू नाउन, यानी प्रोनाउन नाउन के इक्विवेलेंट हुआ, यानी नाउन के बराबर हुआ। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर उसका जगह कैसे ले सकता है? मान लिया आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, रमेश, कुछ भी उनका नाम हो सकता है।
तो अगर उनका तबादला हो जाए या उनका ट्रांसफ़र हो जाए या वो चले जाएं, तो उसके बदले में जो दूसरे व्यक्ति आएंगे उनको तो वही उतना ही दक्ष होना पड़ेगा ना अंग्रेजी में, या एटलीस्ट उनको अंग्रेजी पढ़ाने की। तो अंग्रेजी के शिक्षक अगर जा रहे हैं तो जो दूसरे आएंगे उनको भी अंग्रेजी पढ़ाने की दक्षता होगी, तभी ना वो अंग्रेजी वाले शिक्षक का स्थान ले पाएंगे। नहीं हुए तो क्या ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो यानी जो दूसरे आएंगे उनमें वो दक्षता होनी चाहिए कि अंग्रेजी को उन्हीं के जैसे या उनसे भी बेहतर आपको पढ़ा सकें। ये होता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाए तो वह वैसा होना चाहिए जो नाउन के जैसा और नाउन के बराबर काम करने में दक्ष हो। यह परिभाषा बिल्कुल सिंपल हुआ। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सभी नामों को के बदले में जो आए, यानी जितने भी तरीके के नाम हैं उन नाम को हटा के उनकी जगह वो आए और वही काम करे जो वह नाम कर रहा था। बस इतना ही चीज है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहां एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप इसका 2 बार मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको बोलूंगा। अभी एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और जो सेकंड चीज मैं बताने वाला हूं इसी में मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, बस कहीं कहीं कुछ कुछ चीज को मैं अंडरलाइन करूंगा, मिटाऊंगा, और जब मैं दोबारा लिखूंगा आपको प्रोनाउन का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आ जाएगा। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहां पर आ जाता हूं। अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सीखें। प्रोनाउन का प्रयोग आखिर हम करते क्यों है ये जानना बड़ा जरूरी है। दरअसल अपने यहां एक परिपाटी है। परिपाटी क्या है? ये परिपाटी बन भी गई, संस्कार भी है और उचित भी है और अर्थ की स्पष्टता और सुंदरता के लिए भी जरूरी है। बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो या बराबर का हो, किसी को भी नाम एक बार 2 बार या कम से कम बार हम नाम के साथ प्रयोग करते हैं, बुलाते हैं। बार बार किसी भी व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना वो एक तरीके से सुंदरता, अर्थ की स्पष्टता दोनों को ही कम करता है। तो प्रोनाउन सबसे पहला जो काम होता है वो नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकता है, यानी किसी भी नाम के पुनरुक्ति दोष का निवारण हो जाता है इससे। यानी बार बार नाम लेना एक तो अच्छा भी नहीं लगता है। क्या अगर आप अपने पिताजी से, अपने गुरुजी से, अपनी माताजी से बात करेंगे तो क्या आप उनका नाम लेकर के बात करेंगे? हाँ, पिताजी माताजी आप एक बार बोलते हैं, पर बात बात में माताजी और पिताजी भी करेंगे ना तो इसकी सुंदरता खराब हो जाती है। आप बार बार इसका प्रयोग नहीं करते। एक बार पिताजी करते हैं और उसके बाद आप ऐसे कर दीजिए, आपसे मुझे ऐसा चाहिए, आपको मैंने ये बात, आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं और पिताजी गौण हो जाता है। पिताजी नाउन है। उसी तरीके से माताजी आपका दोस्त है, आपके शिक्षक हैं, क्या आप उनका बार बार नाम लेंगे? एक बार परिचय देने के लिए काफी है नाम। एक बार परिचय हो गया उसके बाद उस नाम को हम छोड़ करके उसके बदले में बल्कि उससे भी ज्यादा अर्थ अस्पष्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो प्रोनाउन होता है और उसी चीज को मैं यहां इस सेंटेंस से प्रूव करने जा रहा हूं। आप देखिए ये कैसे प्रूव होता है। सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, इसमें मैंने नाउन को हर बार रिपीट किया है और आप देखिएगा कि ये नाउन का रिपीटेशन इस पूरे पैराग्राफ को कितना भद्दा बनाता है। केवल नाउन का प्रयोग है। राम इज अ बॉय, एक सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। मैंने पुनः इस नाउन को दोबारा लिखा। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, ऑल द टीचर्स लाइक राम, मैंने फिर राम को रिपीट कर दिया, फिर राम को रिपीट कर रहा हूं। राम्स ब्रदर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फिर राम ही रिपीट हो रहा है। राम इज वेरी गुड एट स्टडी। आगे देखिए, एवरीवन लाइक्स राम वेरी मच। द प्रिंसिपल अवार्डेड राम फॉर राम्स डिसिप्लिन। अब आप देखिए, इसमें मैंने जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो नाउन बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन कितना भद्दा लग रहा है। दूसरा,
अर्थ की स्पष्टता को ये क्लियर नहीं करता है। अगर मैं आपसे अपने बारे में बात करूं तो एक बार मैं कह सकता हूं कि मैं सतीश कुमार मिश्रा, पर क्या उसके बाद मैं बार बार अगर सतीश कुमार मिश्रा कहूंगा, जिसने मुझे सुना या शुरू से सुन रहा है वो तो समझ रहा है कि सतीश कुमार मिश्रा कौन है, लेकिन अगर 2 मिनट बात करने के बाद सड़क से या बगल से कोई तीसरा व्यक्ति गुजरेगा तो क्या वो इस बात को एहसास कर पाएगा कि ये सतीश कुमार मिश्रा मैं हूं या कोई और है? तो आप नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, यानी वो तीसरा व्यक्ति जो होगा वो ये समझेगा कि ये व्यक्ति किसी सतीश कुमार मिश्रा के बारे में बात कर रहा है, उसको ये नहीं पता होगा कि ये सतीश कुमार मिश्रा मैं ही हूं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है नाउन के रिपीटेशन का। जो प्रोनाउन के रिपीटेशन यूज करने से नाउन के उस रिपीट करने वाले दोष का निवारण हो जाता है। अब जैसे देखिए, राम इज ए बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ऑल द टीचर्स लाइक राम, राम्स ब्रदर इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, राम इज वेरी गुड एट स्टडी, एवरीवन लाइक्स राम फॉर वेरी मच, द प्रिंसिपल अवार्डेड राम फॉर राम्स डिसिप्लिन। आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसमें से कुछ अंडरलाइन वर्ड को मिटा करके दूसरा चीज लगाने वाला हूं। आप इसको सुन रहे हैं, ये भद्दा लग रहा है, ये बहुत सुंदर नहीं लग रहा है। बार बार एक तो नाउन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो ये एक तो नाम के पुनरुक्ति का दोष आ रहा है, इसमें अर्थ की स्पष्टता को खत्म कर रहा है और सुंदर स्पष्ट नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इस पर काम करने वाला हूं। देखिए, मैं समय बचाने के लिए दूसरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। मैं यहीं पर अब जो भी नाउन रिपीटेड जो अंडरलाइन वर्ड है ना, मैं उसको मिटा के उसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग करता हूं। और देखिए उसके बाद ये अर्थ पढ़ने में कितना, ये सेंटेंस पढ़ेंगे पैराग्राफ, आपको अर्थ कितना क्लियर, स्पष्ट और सुंदर समझ में आएगा। पहला जो नाउन आया है वो हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि नाउन जब तक प्रयोग नहीं करेंगे उसके लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो पहले नाउन तो आएगा ही। पहला सेंटेंस में ये नाम है राम इज अ बॉय, यहां हम रहने देंगे, पर यही वर्ड दोबारा किस सेंटेंस में रिपीट हुआ है, अब हम इसको मिटाएंगे। राम इज अ बॉय, अब इसके बदले हम लिख रहे हैं यहां पर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। पहले यहां राम था, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल चुका हूं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द टीचर्स लाइक राम, फिर यहां राम आ गया। मैं अब इस राम को मिटा करके इसके बदले में कुछ और लिख रहा हूं, ऑल द टीचर्स लाइक हिम। फिर यहां राम शुरू हो रहा है, अब मैं इस राम्स को मिटा दे रहा हूं, राम्स फादर ब्रदर, मैं इसके बदले शब्द लिख रहा हूं हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट। अब पुनः राम यहां पर आ गया, मैं इसको मिटा देता हूं, राम इज वेरी गुड एट स्टडी, मैंने लिखा ही इज वेरी गुड एट स्टडी। अब आगे कहता है एवरीवन लाइक्स राम, यहां राम दोबारा रिपीट है, मैं इस राम को मिटा देता हूं और इसके लिए मैं शब्द यहां पर लगा दिया हिम। एवरीवन लाइक्स हिम वेरी मच। आगे देखिए द प्रिंसिपल अवार्डेड राम, पुनः इस राम को मैं मिटा देता हूं और यहां सेंटेंस बन गया हिम फॉर राम्स, ये फिर राम्स रिपीट हुआ है, मैं उसके लिए यहां पर लिख रहा हूं हिज डिसिप्लिन द प्रिंसिपल। अब मैं जो भी वर्ड अंडरलाइन है आपके लिए इसलिए अंडरलाइन लगा के छोड़ा है कि उस जगह हमने नाउन को रिपीट किया था, अब मैं उस नाउन को हटा दिया और उस नाउन की जगह मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। तो पहले वाला जो पैराग्राफ था उसका स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अब मैं इसको अर्थ एक्सप्लेन करता हूं और आप देखिए कि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको अर्थ बिल्कुल समझ में आएगा। राम इज अ बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ऑल द टीचर्स लाइक हिम, हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, ही इज वेरी गुड एट स्टडी, एवरीवन लाइक्स राम, एवरीवन लाइक्स हिम वेरी मच, द प्रिंसिपल अवार्डेड हिम फॉर हिज डिसिप्लिन। अब ये अर्थ कितना स्पष्ट कर रहा है, तो यहां देखिए राम इज ए बॉय,
ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ देखिए ये ही इसी राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल द टीचर्स लाइक हिम, ये हिम भी राम के लिए ही प्रयोग किया है। हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, उसका भाई भी एक विद्यार्थी है। अब आप चीज देखिए यहां पर मैं, यहां ये वर्ब है इज, यहां ही इसके सब्जेक्ट के रूप में आया, यानी नॉमिनेटिव केस में राम। दूसरा, ऑल द टीचर्स लाइक हिम, यहां ये वर्ब है और इस वर्ब के ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। अब देखिए हिज ब्रदर, ये संबंध को दिखा रहा है, ये पोसेसिव केस में हुआ। तो अब यहां एक चीज देखिए, मैंने जब नाउन पढ़ाया था और नाउन में कहा था कि नंबर, जेंडर, केस, ये 3 चीज मैं पढ़ाया हूं। तो यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि नाउन के बदले जब प्रोनाउन आता है तो नाउन और प्रोनाउन को क्यों उसके इक्विवेलेंट कहते हैं? क्योंकि जो नंबर नाउन का होगा वही नंबर प्रोनाउन का भी होगा। जो पर्सन, प्रोनाउन का भी पर्सन होता है, पर्सन तो हमें प्रोनाउन में ही पढ़ना है, इसलिए मैंने पर्सन अभी तक पढ़ाया नहीं था। पर्सन मैं काइंड में आपको पढ़ाऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। केस और जेंडर, यानी अगर नाउन जिस जेंडर का होगा उसी जेंडर का प्रोनाउन होगा, नाउन जिस नंबर का होगा उसी नंबर का प्रोनाउन होगा, नाउन जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन के हिसाब से उसका पर्सन भी होता है। लेकिन केस जो होता है वो प्रोनाउन का अपना होता है, केस स्वतंत्र होता है। केस के मामले में प्रोनाउन नाउन से स्वतंत्र होता है। अब देखिए यहां पर ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये पोसेसिव केस का प्रोनाउन है, फिर ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, फिर वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, फिर यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव और ये पोसेसिव, और ये सारे केस मैंने केस चैप्टर में पढ़ा रखा है। सो प्लीज अगर आपने केस नहीं पढ़ा है तो आप केस चैप्टर को जरूर जाकर के देखिएगा, पूरे डिटेल्स से मैंने उसमें बताया है। अब यहां आपने देखा कि ये प्रोनाउन का प्रयोग कर देने से अर्थ की स्पष्टता, वाक्य की सुघड़ता और साथ साथ संज्ञा के पुनरुक्ति दोष का निवारण, ये तीनों चीज यहां हो गया। अब हमारे लिए ये जो 3 चीज हमने पढ़ा, इसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट है। पहला कि नाउन जो होता है, प्रोनाउन, ये नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि प्रोनाउन का नंबर, जेंडर वही होगा जो उसके प्रोनाउन का होगा, सॉरी उसके नाउन का होगा, यानी एंटीसीडेंट। जिस नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वह नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। यानी यहां राम इज ए बॉय और यहां ही हमने इस राम के लिए प्रयोग किया, तो ये राम क्या हो गया, इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। दूसरी बात कि ये सिंगुलर नंबर है तो ये भी सिंगुलर नंबर हुआ, मास्कुलिन जेंडर है तो ये भी मास्कुलिन जेंडर हुआ। अब देखिए चूंकि यहां वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो नॉमिनेटिव केस यहां भी ये नॉमिनेटिव केस में है, ये केस अपना रखता है, तो केस भी यहां केस में संयोग से दोनों एग्री कर रहे हैं। तो केस में क्या होता है कि केस में प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से एग्री भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये ऐसा संयोग होता है कि नाउन भी नॉमिनेटिव केस में हो और हम प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी नाउन नॉमिनेटिव में तो होता है, लेकिन उसके लिए प्रोनाउन हम ऑब्जेक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोसेसिव में भी कर सकते हैं और नॉमिनेटिव में भी कर सकते हैं, किसी भी केस में। इसलिए केस के मामले में ये स्वतंत्र होता है। लेकिन नंबर, जेंडर, ये दोनों ही चीजें ये नाउन से लेता है, ये नाउन के बदले में आता है और ये 2 चीज में नाउन पर डिपेंड करता है। और तीसरा, जब तक नाउन का प्रयोग नहीं होगा पहली बार, तब तक उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज का जो मैंने इस पर एग्जाम्पल दिया, ये इसका परिभाषा और इसका केवल परिचय कि प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस कितना है। पहला, ये नाउन इक्विवेलेंट होता है, जो फंक्शन नाउन करेगा वो सेम फंक्शन प्रोनाउन करता है, और ये नाउन से नंबर, जेंडर में एग्री करता है, यानी बिल्कुल वही चीज लेगा, अपने नाउन का ही नंबर और जेंडर दोनों ये लेता है, कैरी करता है। केस इसका अपना होता है, केस में ये
नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसका रूप भी बदलता है। और पर्सन, तो पर्सन तो हमें प्रोनाउन के साथ ही पढ़ना है। अगर मैं पर्सन इसमें ऐड कर दूंगा तो ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, लेकिन हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि प्रोनाउन में हम जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पर्सन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा और वो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है छोटा होगा लेकिन बेहतरीन होगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला होगा। वैसे बता दूं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। बस मैं इतना ही पर इसको समाप्त करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूं। वो हो सकता है कि वो भी 2 या 3 पार्ट में जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं जानता हूं बच्चों को थोड़ा सा देखने में अरुचि होता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसका मैं ध्यान रखता हूं। तो उतना ही टॉपिक उठाऊंगा जो 15 से 20 मिनट में कवर अप हो जाए बेहतर तरीके से विथ एग्जाम्पल। हो सकता है कि 3 पार्ट करने के क्रम में हर चैप्टर में प्रैक्टिस मटेरियल ना मिले, तो इसमें प्रैक्टिस मटेरियल जो हो सकता है वो बाद में भी मिल सकता है। यानी जब मैं चैप्टर कंक्लूड कर दूंगा, एटलीस्ट 2 या 3 काइंड अगर मैं पढ़ा लूं तब मैं प्रैक्टिस दूंगा इसमें। तो इस वीडियो में कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, तो इसमें क्या प्रैक्टिस मटेरियल देना, जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें देंगे। और इसके बाद में हम जो आएंगे, जब प्रोनाउन मेरा कंप्लीट होगा तो जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला होगा वो एडजेक्टिव होगा। बिल्कुल एक रोड मैप के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।